सुबह के 10 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली ठिठुर रही है, शीतलहरी के आगे तेज धूप भी फेल है। दिल्ली में आज मौसम का सबसे ठंडा दिन है। तापमान 1.4 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। पूरे उत्तर भारत का यही हाल है। राजस्थान के कई शहर तो जम गए हैं। फतेहपुर शेखावटी में तापमान -4.7 तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 6 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है। 3 दिन कड़ाके की ठंड रहेगी, तो 3 दिन बाद कोहरे का कहर रहेगा। तो अब ठंड और बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से यह माना जा रहा था कि उत्तर भारत में ठंड का कोहराम अभी और तांडव मचाएगा, और कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि धूप भी कई जगहों पर खिली है, लेकिन आज सबसे सर्द दिल्ली का मौसम रहा है, और ये 3 दिन आने वाले ऐसे ही कोल्ड वॉर से जूझने के लिए आप तैयार रहिए। तो पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदान में जबरदस्त ठंड देखी जा रही है। तो यार तस्वीरें आपको हम दिखा दें। मनाली, डोडा, गंगोत्री, श्रीनगर, मंडी, चंबा, शिमला और औली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने सर्द हो गए हैं इन इलाकों में। बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में खासतौर पर पारा और लुढ़कता हुआ। तो ठंड अभी और कितना कोहराम मचाएगा आपको बताएंगे विस्तार से सुबह 10:30 बजे। लेकिन अब रुक करते हैं आज की बड़ी सियासी खबरों का। दिल्ली में चुनावों को लेकर पीएम मोदी का मेगा रोड शो है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री दिल्ली से पटेल चौक से बीजेपी मुख्यालय तक रोड शो करेंगे। इसे 2023 में 9 राज्य चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। तो दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और उससे पहले बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि आगे जो चुनाव है, चाहे वो 2023 के विधानसभा चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव हो, उसको लेकर अब बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी मुख्यालय जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, अन्य नेता पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले पीएम मोदी का रोड शो होना है, उसके लिए भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, और इसे एक रणनीति के तौर पर आने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देखा जा रहा है। तो दिल्ली में चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो होना है। क्या रूट रहेगा दिल्ली में पीएम मोदी का? ये मेगा रोड शो जो है दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। पटेल चौक से होते हुए संसद मार्ग और फिर जयसिंह रोड तक ये आगे बढ़ेगा। ये रूट हम आपको बता रहे हैं। अशोक रोड, जयसिंह रोड, संसद मार्ग, टॉलस्टॉय रोड, ये जो इलाके हैं 2:30 बजे से 5 बजे तक ये रास्ते जो हैं वो बंद रहेंगे। रफी मार्ग, जंतर मंतर रोड, इम्तियाज खान मार्ग, बंगला साहिब लेन, ये बंद रहेंगे इस रोड शो को देखते हुए। आज आपको ये भी बता दें कि किन किन राज्यों में अब चुनाव होने वाले हैं 2023 में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। तो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, साथ ही साथ लक्ष्य 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भी है, और इसीलिए बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री दिल्ली से पटेल चौक से बीजेपी मुख्यालय तक ये रोड शो करने वाले हैं। राहुल गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, एक मेगा रोड शो की तैयारी आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए आज किस तरीके के इंतजाम इसको लेकर हैं, और इससे किस तरीके से हम ये समझे क्या शंखनाद करने की तैयारी बीजेपी की दिख रही है? देखिए, अगर कहें कि बीजेपी चुनावी बिगुल फूंक रही है आज, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज 10 बजे
एक बैठक होगी जिसमें तमाम जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक होगी यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय पर। 2 बजे तक इस बैठक को ये चलेगी। उसमें एजेंडा सेट होगा कि 4 बजे जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी एनडीएमसी सेंटर में, उस पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। और तकरीबन 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो को लीड करेंगे जो कि पटेल चौक से शुरू होगा। पटेल चौक से होते हुए जो संसद मार्ग है उससे गुजरता हुआ वो जयसिंह रोड पर पहुंचेगा। बड़ा रोड शो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से जीत मिली है बीजेपी को गुजरात के अंदर, उसको भुनाने की कोशिश है। बीजेपी चाहती है कि लोगों तक और काडर तक ये मैसेज जाए कि किस प्रकार से लगातार बीजेपी गुजरात में अपनी जो मजबूती है उसको बनाए हुए हैं। और आने वाले जो चुनाव हैं, तकरीबन 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इस साल। इसमें तमाम जो महत्वपूर्ण राज्य हैं और ये वो राज्य हैं जहां से 2024 की राह आसान होती है बीजेपी के लिए। तो कुल मिलाकर जो आने वाले जो असेंबली पोल्स हैं और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए इस रोड शो, ये दूसरा रोड शो है दरअसल। इससे पहले गुजरात में भी एक रोड शो किया गया था और इस रोड शो के थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश है कि कैसे जो बीजेपी है वो लगातार उसका जो विजय रथ है वो आगे बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जेपी नड्डा शामिल होंगे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। इसमें कई सारे रेजोल्यूशन आएंगे जिसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, इकोनॉमिक रेजोल्यूशन है, और भारत को G20 की जो प्रेसिडेंसी मिली है उसको लेकर चर्चा होगी कि किस तरीके से जो भारत है वो ग्लोबल लीडर की तरह जो मानचित्र है ग्लोबल स्टेज पर उस पर उभर रहा है। तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 और 17 जनवरी 2 दिन रहेगी। उसमें तमाम मुद्दों को लेकर एक खाका खींचा जाएगा कि आखिर आने वाले जो लोकसभा और जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी कैसे बढ़त बना के रखे। तकरीबन 140 सीट्स ऐसी हैं लोकसभा की जिसको बीजेपी ने आइडेंटिफाई किया है। यहां पर या तो बीजेपी बहुत कम मार्जिन से जीती या फिर वो नंबर 2 या नंबर 3 पर रही, और इन तमाम सीटों पर फोकस रहेगा, उन पर चर्चा होगी। कर्नाटका को लेकर इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। बताया जा रहा है कि जो जेपी नड्डा है और जो अमित शाह है गृह मंत्री, तमाम लोगों से मिल सकते हैं जो कर्नाटका से जुड़े हुए हैं ताकि उस राज्य को रिटेन किया जा सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग, रोड शो के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी गुजरात में अभी भी बरकरार है, पूरे देश भर में बरकरार है, और जो मोदी लहर है वो बिल्कुल मजबूती से देश में अभी भी चल रही है। बिल्कुल। तो देखिए, कुल मिलाकर ये सारी तैयारी हो रही है। रोड शो के राहुल क्या इंतजाम किए गए हैं, रूट को लेकर जरा जानकारी दीजिए। देखिए, रोड शो तकरीबन 3 बजे शुरू होगा। पटेल चौक से रोड शो शुरू होगा। प्रधानमंत्री खुद इस रोड शो को लीड करेंगे। तमाम जो बीजेपी के आला नेता हैं इसमें शामिल होंगे। वहां से रोड शो गुजरता हुआ जो संसद मार्ग है, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है, उससे गुजरता हुआ जयसिंह रोड पर कल्मिनेट होगा। रोड के दोनों तरफ पर बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि लोग वहां पर खड़े हो सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेलकम कर सके। बताया जा रहा है बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा जो आम पब्लिक है वो भी वहां पर मौजूद होगी। सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं। उन तमाम रोड्स को बंद कर दिया जाएगा और लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अगर अशोका रोड से आ रहे हैं या रफी मार्ग से आ रहे हैं, इन तमाम रोड्स को वो अवॉइड करें ताकि वो ट्रैफिक जैम्स में ना फंसे। मैंने आपको बताया दूसरा रोड शो होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात में भी एक रोड शो किया था। 5 घंटे वो रोड शो चला था और एक बड़ा मैसेज, एक बड़ी लकीर खींची गई थी कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ही बीजेपी का चेहरा है, उन्हीं के नाम पर पार्टी को वोट मिलता है, और इसी चीज को अब आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के अंदर इस रोड शो के अंदर बताया जा रहा है कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो या और बड़े बड़े नेता हो, तमाम लोग इसमें शामिल होंगे और आम लोगों को अपने प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता को देखने का मौका मिलेगा। इसीलिए बीजेपी लगातार अपने लोगों को मोबिलाइज कर रही है, काडर को मोबिलाइज कर रही है ताकि वो भी सड़कों पर उतरे, और एक बड़ा आप कह सकते हैं शो ऑफ स्ट्रेंथ बीजेपी की तरफ से की जाएगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि किस तरीके से जो बीजेपी है वो उसका जो विजय रहता है उसको रोकना इतना आसान नहीं है 2024 के अंदर भी। ठीक है राहुल, आप नजर बनाए रखिए। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 का एक तरह से एजेंडा सेट कर दिया है। कल अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में शाह ने कहा कि गुजरात के नतीजों से साफ है 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। गृह मंत्री ये भी उन्होंने कहा कि गुजरात का रिजल्ट पूरे देश के लिए काफी अहम है और संदेश अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच रहा है। ગુજરાતની જનતાએ જાતિવાદના ઝેરને સમાપ્ત કરવાનું કામ ગુજરાતની જનતાએ કર્યું।
ગુજરાતની જનતાએ ઠાલા વચનો, ખોટા વચનો, લોભામણા વચનો આપવા વાળાને મોટો તમાચો મારવાનું કામ આ ગુજરાતની જનતાએ કર્યું છે અને દેશભરમાં ગુજરાતને બદનામ કરવા માટે, મોદી સાહેબને બદનામ કરવા માટે જે લોકોએ પ્રયાસ કર્યો તો એને પણ જવાબ આપવાનું કામ આ ગુજરાતની જનતાએ કર્યું છે. અને મિત્રો, આ પરિણામ ખાલી ગુજરાત માટે મહત્વનું નથી. 24માં ચૂંટણી આવવાની છે. આખો દેશ મોદી સાહેબને ફરીવાર વડાપ્રધાન બનાવવા માટે તૈયાર બેઠો છે અને ગુજરાતનો આ સંદેશ કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી અને દ્વારકાથી કામાખ્યા સુધી પહોંચ્યો છે મિત્રો કે 24માં ફરીવાર मोदी साहेब જ वडाप्रधान. और अब रुख नेपाल का, जहां शवों को ढूंढने का काम जारी है. अब तक 26 शवों की पहचान हुई है. जिन शवों की पहचान नहीं हुई उनको भी काठमांडू लाकर डीएनए परीक्षण किया जाएगा. भारतीय सहित विदेशी नागरिकों के शवों को काठमांडू लाया जाएगा. भारतीय शवों को लेने के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी पोखरा पहुंच रहे हैं. तो लापता लोगों में से 26 शवों की पहचान तो कर ली गई है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे शव जिनकी पहचान नहीं हो पाई है. अब आगे तैयारी है कि उनका डीएनए हो, जिसके बाद परिवार वालों को उनके शव सौंपे जा सके. भारतीय शवों को लाने के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी पोखरा पहुंच गए हैं, क्योंकि 5 भारतीयों की जानकारी भी थी जो उस विमान में उस वक्त मौजूद थे जब हादसा हुआ, और इस हादसे की वजह से उनकी जान चली गई. और अब आपको दिखाते हैं एक वायरल हो रहा वीडियो. हालांकि इसकी सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि यति एयरलाइंस का विमान जब पोखरा में लैंडिंग करने वाला था, तभी विमान पर यूपी के गाजीपुर जिले के सोनू जायसवाल ने फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी. फेसबुक लाइव के दौरान विमान तेज गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर आ गिरा. नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे का ये आखिरी वीडियो बताया जाता है. इस वीडियो में पीली टी शर्ट में नजर आ रहे युवक का नाम है सोनू जायसवाल. जिस वक्त येती एयरलाइंस का विमान आसमान में था, सोनू अपने विमान सफर को फेसबुक पर लाइव कर रहे थे. ये दावा सोनू के दोस्तों का है. प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद उनका फोन काम करना बंद कर दिया. जी सर, ये उनकी लास्ट वीडियो है. वीडियो देखिए. आसमान से जमीन का विहंगम दृश्य साफ नजर आ रहा है. सोनू के चेहरे पर सफर की खुशी भी दिख रही है. तभी गड़गड़ाहट होती है, चीख पुकार मचती है, स्क्रीन पर आग चमकने लगती है. कैमरा काफी देर तक चलता रहा है, लेकिन किसी की आवाज नहीं आती. सोनू के दोस्तों का कहना है कि ये पोखरा विमान हादसे का आखिरी वीडियो है. पोखरा विमान हादसे में जिन 5 भारतीयों की मौत हुई, उनमें 4 यूपी के गाजीपुर जिले के थे. इनमें शामिल थे गाजीपुर के 28 साल के सोनू जायसवाल, 23 साल के विशाल शर्मा, 28 साल के अनिल राजभर और 23 साल के अभिषेक कुशवाहा. ये चारों दोस्त थे और बीते 12 जनवरी को अनिल राजभर, विशाल शर्मा और अभिषेक सिंह कुशवाहा एक साथ वाराणसी के सारनाथ पहुंचे, जहां से सोनू जायसवाल को साथ लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हुए. ये चारों पैराग्लाइडिंग करने पोखरा जा रहे थे, लेकिन पोखरा से पहले हो गया हादसा. इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है. उधर बिहार के सीतामढ़ी के बैरगनिया में भी मातम पसरा हुआ है. हादसे में गाजीपुर के 4 युवकों के अलावा बैरगनिया के संजय जायसवाल की भी मौत हो गई है. संजय अपनी बहन के घर पोखरा जा रहे थे. येती एयरलाइंस के विमान 9AN ANC ATR 72 ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल सुबह करीब 10:30 बजे उड़ान भरी, लेकिन पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते वक्त विमान पुराने हवाई अड्डे और नए हवाई अड्डे के बीच सेती नदी के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. देखते ही देखते विमान धू धू कर जलने लगा.
आसमान में धुएं का गुबार छा गया, फिजा में चीख पुकार मच गई। हादसे के वक्त तमाम अमला एक्शन में आ गया और लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया। उस ऑपरेशन का एक बेहद मार्मिक वीडियो सामने आया। नेपाल सरकार ने पोखरा विमान हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, लेकिन हादसे के दर्द और गम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे लैंडिंग से विमान अचानक जमीन पर आ गिरा। सीतामढ़ी से केशव आनंद और गाजीपुर से विनय कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात जोशीमठ की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जोशीमठ में धसान और दरार को लेकर दायर अर्जी में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील की गई। जोशीमठ में दोनों होटल्स को गिराने का काम भी जारी है। जियोलॉजिकल सर्वे भी किया जा रहा है, जिससे ये समझा जा सके कि जोशीमठ को आगे कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच आज महत्वपूर्ण सुनवाई कोर्ट में होनी है। धसान और दरार को लेकर दायर अर्जी में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी अपील की गई है। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज नजर कोर्ट पर भी होगी कि वहां से क्या कहा जाता है या वहां पर किस तरीके से सुनवाई आगे चलती है, लेकिन फिलहाल जोशीमठ में क्या चल रहा है, क्योंकि वो 2 होटल जिनको धीरे धीरे गिराने की कोशिश हो रही है, उसके बाद के एक्शन प्लान क्या है? सबसे बड़ी बात थी कि जो पहले मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। साथ ही जो चिंता है, जो ये पूरा टेरेन है जो धीरे धीरे, जो खासकर जोशीमठ का इलाका, कि छोटे छोटे इलाकों पर कहीं सड़कों पर क्रैक है, कहीं पर धंसाव हो रहा है, उसको लेकर के उसको चेक करने के लिए जो सीबीआरआई की टीम है, उन्होंने कई जगहों पर सेंसर लगाए हुए हैं। उसके साथ ही जो हैदराबाद से जियोलॉजिकल टीम जो आई है मुआयना करने के लिए, वो भी कई जगहों पर स्टडी कर रही है। इधर ये रिपोर्ट हो रही है, उधर एनडीएमए की ओर से आदेश आया कि कोई भी रिपोर्ट मीडिया के साथ शेयर नहीं की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच दरअसल सुप्रीम कोर्ट का मामला इसलिए अहम हो जाता है कि अगर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाती है तो जो स्केल ऑफ पूरा एफर्ट है मशीनरी का, वो अपने आप में बढ़ जाएगा। लेकिन क्या ये होगा या नहीं होगा, उस पर अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यहाँ कई सारे पर्यावरणविद हैं, वो इस बात को ले, अगर आपको हो कि रैणी त्रासदी को लेकर के उन्होंने भी जो है अदालत में याचिका लगाई थी, तब उनको न सिर्फ फटकार लगाई गई थी बल्कि 10,000 रुपए का जुर्माना तक भरना पड़ा था। और नजर इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर है या अदालत की सुनवाई में कि आखिर इसको लेकर के अदालत क्या कहेगा, सरकार की ओर से क्या बातें कही जाएगी, क्योंकि इसमें सरकार को जवाब देना होगा इस त्रासदी को लेकर के। तो क्या किसी तरह के आंकड़े, डेटा सरकार देगी और उसी में बहुत बड़ी जानकारी शायद सामने आ सकती है। अर्पिता। आशुतोष, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया। उधर 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया और इस बार दंगे कराने की साजिश थी। इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर दिल्ली में बैठे जो आतंकी हैं, उन्होंने हिंदुओं की बेरहमी से एक हत्या की, उनके 9 टुकड़े किए, वीडियो बनाया और वीडियो पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर सुहेल को भेजा। दंगे वाली पाकिस्तानी साजिश का खुलासा लश्कर और खालिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी से हुई। पकड़े गए आतंकी नौशाद का आईएसआई से कनेक्शन सामने आया। दंगे के लिए एक हिंदू की हत्या की। 2 आतंकी फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं और अब इनके तार कहां कहां जुड़े हो सकते हैं वो भी खंगालने की कोशिश हो रही है। इनकी साजिश कितनी बड़ी और खतरनाक थी उसे भी देखा और परखा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश, पुलिस ने हालांकि इसको नाकाम कर दिया। दंगे कराने की साजिश थी, इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर दिल्ली में बैठे आतंकियों ने एक हिंदू की बेरहमी से हत्या की, 9 टुकड़े किए, वीडियो बनाया और वीडियो पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर सुहेल को भेज दिया था। दंगे वाली पाकिस्तानी साजिश का खुलासा लश्कर और खालिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी से हुई है। टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। कल श्रीलंका को भारत ने 317 रनों के बड़े अंतर से हराया और सीरीज भी क्लीन स्वीप कर ली। वनडे में इससे पहले कभी किसी टीम ने इतने पूरा कर लिया और उसके बाद दिखा विराट का असली विराट रूप। अगली 25 गेंदों पर उन्होंने नाबाद 66 रन ठोक दिए। इस पारी में विराट ने 8 छक्के जमाए और जहां चाहे वहां जमाए।
यही तो है विराट, जब साथ हो फॉर्म तो मचाते हैं कोहराम। आज तक ब्यूरो। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज उसकी बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मेगा शो यानी मेगा रोड शो भी होने वाला है। चुनावों को लेकर जाहिर तौर पर अहम मंथन यहां पर हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिसके लिए जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। शाम को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और कार्यकाल बढ़ाने के संकेत जेपी नड्डा के नजर आ रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय इस वक्त जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो भी होने वाला है। दिल्ली में 9 राज्यों में आने वाले चुनाव और 2024 के लिए भी बीजेपी की क्या तैयारियां होंगी, आज स्वाभाविक तौर पर इस पर मंथन और चर्चा होगी। अध्यक्ष पद नड्डा के पास ही रहेगा या नहीं, इसको लेकर भी मंथन, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि नड्डा का कार्यकाल बढ़ सकता है। अब आपको दिखाते हैं सर्द शहर बर्फीला कहर। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से ठंड से राहत मिली है, मगर ये राहत खत्म होने वाली है क्योंकि दिल्ली में लौटने वाली है भीषण ठंड। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली पर बारिश, कोहरा और ठंड का ट्रिपल अटैक होने वाला है। आज तापमान में जबरदस्त गिरावट दिल्ली में देखी गई। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री तक पहुंच चुका। सफदरजंग में 1.4 डिग्री रहा तापमान। लोधी रोड में 1.6 डिग्री तापमान रहा दर्ज किया गया और अब ठंड और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने यह चेतावनी दी है, बारिश, कोहरा और ठंड का ट्रिपल अटैक महसूस हो सकता है। फिर सर्दी में जमने वाली है दिल्ली। आज से दिल्ली पर होगा कोल्ड अटैक। दिल्ली वालों पर फिर शीतलहर का हमला। दिल्ली में सर्दी का एक और दौर। सूर्य को उत्तरायण के बाद यूं तो मौसम का मिजाज बदलने लगता है। कल जब सूरज निकला था तो ऐसा लगा कि दिल्ली वालों को अब सर्दी से राहत मिल जाएगी, लेकिन ठहरिए, दिल्ली में आज से फिर शुरू होने वाला है भयंकर सर्दी का दौर। मौसम विभाग के मुताबिक चलेगी शीतलहर। एक बार फिर दिल्ली को कब्जे में लेगा कोहरा। मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पारा 2 से 3 डिग्री तक जा सकता है। इस समय धूप निकल रही है, लेकिन उसके बाद भी जो ठंडी हवाएं हैं वो तापमान को उठने नहीं दे रही हैं, तो जो डे टेम्परेचर है वो भी गिर रहा है। और 16 से 18 के बीच में जो अलर्ट जारी किया गया है वो सही है, क्योंकि 16 से 18 तारीख के बीच में और ज्यादा तापमान गिर सकते हैं, यानी कि कड़ाके की सर्दी आ सकती है। और दिल्ली एनसीआर में 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में कई इलाकों में तापमान रह सकता है। और ये जो टेम्परेचर का फॉल है वो 18 तारीख तक रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के जाने से मौसम में ये बदलाव अक्सर होता है, लेकिन 20 जनवरी को जब एक और पश्चिमी विक्षोभ होगा तो सर्दी से राहत शुरू होगी। जो जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाओं की दिशा बदल जाती है। जो उत्तरी जो बर्फीली हवाएं हैं उसकी जगह पश्चिमी हवाएं शुरू हो जाती हैं, दक्षिण पश्चिमी, और धीरे धीरे फिर पूर्वी हवाएं हो जाती हैं जो नमी वाली होती हैं और अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम ठंडी होती हैं, जिसके कारण जो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो 21-22 तारीख तक हमें उम्मीद है कि तापमान फिर से डबल डिजिट में 10 डिग्री 11 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है, यानी कि उसके बाद राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली ने जनवरी के पहले हफ्ते में भयंकर सर्दी का दौर देखा था।
5 जनवरी से 9 जनवरी के बीच दिल्ली में पारा 4 डिग्री से नीचे चला गया था। इसके बाद तापमान में उछाल आया, लेकिन आज से फिर दिल्ली में सर्दी का नया मुश्किल दौर शुरू होने वाला है। बहुत ज्यादा पड़ रही है। हम तो पूरी रात आग के सहारे बैठे रहते हैं यहाँ पे। आग के सहारे बैठे रहते हैं। कैसी ठंड पड़ेगी भैया? बहुत ठंडा हो गया, बहुत ठंडा हो गया। हवा कैसी चल रही है? हवा ज्यादा चल रहा है। हवा ज्यादा चल रहा है ना? हाँ जी। जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं उस वजह से लोगों को ज्यादा ठिठुरन महसूस हो रही है। और अगर बात करें तापमान की तो 6 डिग्री 7 डिग्री पिछले दिनों रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोगों को और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी ही नहीं, जनवरी में कोहरा भी दिल्ली में नया रिकॉर्ड बना चुका है। अब तक दिल्ली 50 घंटे से ज्यादा घने कोहरे का दौर देख चुकी है। 2019 के बाद ये रिकॉर्ड है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो सावधान हो जाइए। जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलिए, गर्म कपड़े पहनिए, खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखिए। आज तक ब्यूरो। अब जरा कुछ तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हालात किस तरह बने हुए हैं, किस तरीके से कहीं कहीं ट्रिपल अटैक लोगों को महसूस हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी है और मैदान में भारी सर्दी महसूस कर रहे हैं लोग। मनाली की तस्वीर हो, मंडी की हो, चंबा, शिमला, औली, डोडा, गंगोत्री, श्रीनगर, हर जगह बर्फ की एक चादर सी आपको नजर आ रही होगी। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो अब उत्तरी इलाके हैं वहां पर स्वाभाविक तौर से ठंड अब बढ़ेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों तक लगातार बर्फबारी होती रही। अब 2 दिनों से बर्फबारी रुक गई है, लेकिन अब लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है, चाहे पर्यटक हो या फिर स्थानीय लोग। रविवार को मनाली का जो न्यूनतम तापमान था वो 0 से 5 डिग्री तक गिर गया था और आज सोमवार की अगर बात करें तो आज 1 और डिग्री लुढ़क गया है। आज का जो तापमान है वो -6 डिग्री है। वहीं अगर जनजीवन की बात करें तो हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। 4 राष्ट्रीय राजमार्गों में से 2 को अब वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, लेकिन कई बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे मनाली लेह कई जगहों पर बंद पड़े हैं। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ दारचा तक खुला है और सिर्फ 4x4 गियर वाली चेन लगी गाड़ियों को ही आगे जाने की इजाजत है। और वहीं सरकार ने शिमला में जो नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है उसके मुताबिक अभी भी कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति बाधित है। लोगों को हिदायत दी गई है कि धूप पड़ने के बाद एवलांचेज आ सकते हैं, इसलिए ढलानदार जगहों पे ना जाएं क्योंकि एवलांच आने का खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं जहां तक मौसम की भविष्यवाणी का सवाल है, अगले 2 दिनों के लिए मौसम जो है वो शुष्क रहेगा, लेकिन 18 जनवरी के बाद एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ इन क्षेत्रों में एक्टिव होगा, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बर्फबारी के आसार बन सकते हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, मनाली, आज तक। बर्फीले तूफान के संकट के बीच अभी भी खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने चेताया है कि अभी और भी बर्फीले तूफान कहर बरपा सकते हैं। अलर्ट जारी है। 12 जिलों के लिए चेतावनी है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ने से जनजीवन पर बड़ा असर पड़ा है। किनारों पर जमी बर्फ बताती है कि कुदरत ने अपनी ग्रहें खोल दी हैं। इस छोर से उस छोर तक जहां तक नजर जाती है कश्मीर की घाटी बर्फ बर्फ नजर आती है। एक तरफ घाटी में बर्फीले तूफान का डर है, दूसरी ओर घाटी में सफेद आफत भी संकट पैदा कर रही है। कश्मीर मानो पूरी तरह से सफेद चादर में ढका हुआ है। श्रीनगर में 2 दिन पहले मुसीबतें बढ़ाने वाली जो बर्फबारी शुरू हुई उसका संकट अभी भी जारी है। सोनमर्ग और गुरेज में ताजा संकट की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन ये अंत नहीं है, अलर्ट डराने वाला है। बिगड़ते मौसम का मिजाज देखते हुए एसडीएमए ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को आगाह किया है। चेतावनी के मुताबिक 12 जिलों के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फीला तूफान तबाही मचा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा कुपवाड़ा पर है, जहां के लिए हाई अलर्ट है।
वहीं बांदीपोरा, बारामूला, डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन और रियासी के लिए मध्यम स्तर का खतरा है। वैसे कश्मीर के ज्यादातर हिस्से हिमपात के गवाह बने हैं। शुक्रवार तक श्रीनगर में भी खूब बर्फबारी हुई। श्रीनगर के बाजार का हाल देखिए, झमाझम बर्फ गिरी। तस्वीरें देखिए, चारों ओर सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। इस बर्फ ने यहाँ रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सड़कों से लोगों का गुजरना मुश्किल हो रहा है। बहुत ज्यादा खुशी है, ये मौसम ये एंजॉय करने का और इसकी एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं कश्मीरी अवाम को ज्यादातर, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। डोडा में भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। लगातार बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं। यहाँ भी जमकर बर्फबारी हुई। सड़कों पर यहाँ इतनी बर्फ गिरी कि सड़क साफ कराने के लिए बर्फ हटाने वाली गाड़ी लगानी पड़ी। देखिए रास्तों से कैसे बर्फ हटाई जा रही है ताकि आवाजाही में परेशानी ना हो। मौसम विभाग कह रहा है कि घाटी में संकट अभी टला नहीं है। बर्फबारी के बाद अब तापमान भी गिरा है, जिसकी वजह से जिंदगी ठप हो गई है। पहाड़ी इलाकों में इस बर्फबारी ने लोगों के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। जहां सड़कों से छोटे छोटे गांवों का संपर्क नजदीकी कस्बों से टूटा हुआ है, वहीं पर लोगों को पैदल भी चलने फिरने में इतनी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि जिस अंदाज से 2 से 3 फुट बर्फ शोपियान, कुपवारा और बांडीपोरा के पहाड़ी इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल लोग इस बर्फबारी से ठुठर भी रहे हैं और इसकी मुसीबतें झेल भी रहे हैं, और आने वाले दिनों में अब इस बर्फबारी के बाद ठंड से लोगों को जूझना होगा। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। इस बार दिल्ली में दंगा कराने की साजिश थी। इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर दिल्ली में बैठे आतंकियों ने एक हिंदू की बेरहमी से हत्या की। खालिस्तानी गठजोड़ से ये साजिश रची जा रही थी और दिल्ली पुलिस को कानो कान खबर नहीं थी। धर्म के नाम पर तो आतंक का बाजार भी सज गया। दिल्ली में जिस टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ उसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, त्रिशूल है, हैवानियत है और सीमा पार का आतंक है। जहांगीरपुरी से पकड़े गए आतंकियों ने विदेश में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर दिल्ली में जहर घोलने की साजिश रची। दोनों ने एक शख्स को पहले गला घोटकर मार डाला, फिर उसके 9 टुकड़े कर वीडियो बनाया और अपने आकाओं को वीडियो भेजा। वीडियो में हिंदू पहचान के लिए मृतक के जिस्म पर बने त्रिशूल को खास तौर पर दिखाया। वीडियो भेजने के बाद शव के टुकड़े दिल्ली के भलसवा डेयरी के नालों में फेंक दिए। दिल्ली पुलिस को भलसवा नाले से अब तक शव के 3 टुकड़े मिले हैं। मृतक के कपड़े भी बरामद हो गए हैं। बड़ी हैरानी है, हाई सिक्योरिटी वाली दिल्ली में आतंक की साजिश तैयार होती रही और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पकड़े गए आतंकियों नौशाद और जगजीत सिंह ने राजधानी के जहांगीरपुरी को अपना ठिकाना बनाया और हिंदू मुसलमान करने के लिए वहां से 4 किलोमीटर दूर भलसवा डेयरी इलाके में कमरा लेकर एक हिंदू पहचान वाले शख्स को मारकर उसका वीडियो अपने आका को भेजा। शुक्रवार को पुलिस ने जहांगीरपुरी से पकड़े गए आतंकियों के कबूलनामे पर भलसवा डेयरी में श्रद्धा कॉलोनी के इस घर में छापेमारी की। नौशाद और जगजीत सिंह की निशानदेही पर 2 हैंड ग्रेनेड मिले, हथियार बरामद किए। FSL टीम को दीवारों से खून के धब्बे मिले। इस वक्त हम मौजूद है भलसवा डेयरी में और आप पीछे जो कमरा देख रहे हैं जिसमें सील लगा हुआ है, ये कमरा है भलसवा डेयरी में, जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यहां पर ये सील लगाई है। दरअसल स्पेशल सेल की टीम को यहां पर जो गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकी है वो लेकर के पहुंचे थे। नौशाद जो कि हरकत-उल अंसार से जुड़ा हुआ है और जगजीत जो कि खालिस्तानी आतंकियों के साथ जुड़ा हुआ है, उन दोनों ने दिल्ली पुलिस को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए थे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने इन दोनों को जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस को जब ये जानकारी मिली थी कि किस तरीके से हरकत-उल अंसार से जुड़ा हुआ एक शख्स जो खालिस्तानी आतंकी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया जहांगीरपुरी से। पूरी साजिश का खुलासा
12 जनवरी को नौशाद और जगजीत सिंह की गिरफ्तारी से हुआ। जहांगीरपुरी में छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस को नौशाद और जगजीत सिंह के पास से 3 पिस्टल और 22 कारतूस मिले थे। दोनों के आतंकी लिंक का पता चला। हत्या के केस में सजा काट चुका नौशाद हरकत-उल अंसार से जुड़ा था, तो उसका साथी जगजीत सिंह खालिस्तानी आका के लिए काम कर रहा था। दोनों के मोबाइल से दिल्ली को दहलाने वाली साजिश का खुलासा हुआ। सख्ती से पूछताछ पर दोनों ने जहांगीरपुरी से लेकर भलसवा डेयरी तक अपनी पूरी करतूत बता दी। 26 जनवरी से पहले साजिश दंगा भड़काने की थी, उन्माद फैलाने की थी। लेकिन सवाल बड़े हैं। घेरे में दिल्ली पुलिस भी है। दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश होती रही और उन्हें भनक तक नहीं हुई। नौशाद और जगजीत के आतंकी लिंक थे। दोनों उसी जहांगीरपुरी इलाके को अपना ठिकाना बनाए थे, जहां पिछले साल 22 जुलाई को दंगे हुए। 2 टेररिस्ट इस इलाके में ठिकाना बनाकर रहते हैं और दिल्ली पुलिस को भनक तक नहीं लगती। दोनों टेररिस्ट न सिर्फ यहाँ ठिकाना बनाकर रहते हैं, बल्कि जो मंसूबे थे वो भी बेहद खतरनाक थे। यहाँ पर वो हाइड आउट बनाकर रहे थे। भलसवा डेयरी में किराए पर कमरा लिया, एक शख्स का गला काटा, गला काटने का वीडियो अपने विदेश में बैठे हैंडलर को भी भेजा। 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए उनके पास से। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी कमाल ये है कि दिल्ली पुलिस को इस पूरी जो पूरा मंसूबा था इनकी जानकारी नहीं मिली। अब जाकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दोनों को गिरफ्तार किया है। नौशाद के मकान मालिक ने बताया कि 7 महीने पहले 2 महिलाओं ने किराए पर घर लिया था। दोनों ने पहचान पत्र नहीं दिया था। हत्या के केस में जेल से छूटने के बाद से नौशाद यही रह रहा था। मेरा मकान लिया उन्होंने 6-7 महीने पहले, ठीक है जी। उससे पहले ये कभी कौन सी गली में, कभी पीछे गली में, कभी सामने है। वो यहाँ पे 4-5 साल से है, रह रहे थे। अच्छा। हाँ, बाकी मेरे मकान में वो 6-7 महीने से है। नहीं तो 4-5 साल थे। आपने बताया जेल में बंद थे वो, कि छूट के आए? कि छूट के आए थे वो, तो जेल में बंद थे हैं, छूट के आए थे। उसके बाद इस कोने वाले मकान में रहे हैं, वो पीछे रहे हैं, वो इस तरफ उनके लड़की का मकान है, वहाँ रहे हैं। आखिर ये चूक कैसे हुई? पिछले साल जुलाई में ही जहांगीरपुरी में रामनवमी जुलूस के दौरान दंगा हुआ। दंगे के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस आए दिन रेड करती रही, लेकिन 2 आतंकी मजे से किराए के घर में रहते रहे, दिल्ली को दहलाने की साजिश करते रहे। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी आरोप लगा रही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राम का अपमान कर रहे हैं। जेडीयू ने भी मंत्री जी के बयान से किनारा कर लिया, जबकि आरजेडी अपने मंत्री के बयान के साथ डटकर खड़ी है। कठिन जग माही जो नहीं हो न घट रहा है वार, न ही तकरार, न बयानों का दौर रुक रहा है। रामचरितमानस पर जारी घमासान से बिहार का सियासी ताप बढ़ रहा है। शनिवार को जेडीयू नेताओं ने रामचरितमानस का पाठ किया तो अगले दिन सहरसा में बीजेपी ने इस अभियान को आगे बढ़ा दिया। मकर संक्रांति के मौके पर तमाम लोगों ने रामचरितमानस का पाठ किया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर निशाना साध दिया। हम लोग का जो हिंदू धर्म में कोई भी शुभ दिन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो रामचरितमानस का पूजा पाठ किया जाता है। हम लोग उसी के तहत किए हैं, कोई विशेष आयोजन नहीं है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जो शिक्षा मंत्री के बारे में आपने सवाल किया, भगवान श्री राम उनको भी सद्बुद्धि दे कि रामचरितमानस को समझें, उनका पूजा पाठ करें, तभी उनका भी बैतरनी पार होगा। नहीं तो इधर ही फंसे रहेंगे, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। रामचरितमानस से बड़ा धर्म कोई नहीं है, कोई बड़ा ग्रंथ नहीं है हिंदू धर्म के लिए। हमला सिर्फ बीजेपी की ओर से नहीं है। जिस ग्रंथ ने भगवान राम के गुणों को घर घर तक पहुंचाया, जिस ग्रंथ से जन जन ने प्रभु राम की महिमा को गाया, जब बिहार के शिक्षा मंत्री ने उसी ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला बताया, तो ऐसा बयान बिहार में सियासत के महागठबंधन में दरार ले आया। जनता दल यूनाइटेड सभी धर्मों का सम्मान करती है। जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है। जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करती है और यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व
सक्षम है इस पर संज्ञान लेने के लिए। चरितमानस पर बेवजह का विवाद खड़ा किया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने का मतलब कुछ और है। जिस चौपाई को लेकर के उन्होंने बात कही है, रामचरितमानस पर और भगवान राम पर तो उन्होंने सवाल ही नहीं खड़े किए हैं। इसको लेकर के बेवजह का इसे तूल दिया जा रहा है और हमारे विरोधियों के झांसे में हमारे सहयोगी भी फंस जा रहे हैं। लेकिन इस हंगामे के बीच ना तो शिक्षा मंत्री झुकने को तैयार है, ना ही उनकी पार्टी आरजेडी को उनके बयान पर ऐतराज है। यानी रामचरितमानस पर बिहार की सियासत में नया रण छिड़ चुका है। आरजेडी जेडीयू के बीच भी टकराव का नया अध्याय शुरू हो चुका है। हम कह रहे हैं कि एक बात को के बार बोलूं, जिस सत्य को बोला हूं वहां आ रहा हूं खरा। उधर अपनी ही सरकार में मंत्री के विरोध के बीच उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने जेडीयू में हलचल बढ़ा दी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू का ग्राफ घटने की बात कही। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला बयान है। उन्होंने क्या कहा नहीं कहा एक विषय है, लेकिन जो कुछ भी कहा, जिस विषय पर वो बात कर रहे हैं, ऐसे विषयों पर जब भी चर्चा होगी तो यह सब एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के एजेंडा पर बात करने का मतलब है कि उसके फील्ड में जाकर खेलना, उसकी पिच पर खेलना। पार्टी लगातार पार्टी का आधार जनाधार बढ़ रहा है और पार्टी प्रतिदिन मजबूत हो रही है। समर्पित कार्यकर्ताओं का फौज खड़ा हो रहा है। साफ है कि बिहार की सियासत में जबरदस्त खींचतान है, जिसे लेकर हंगामा तमाम है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, आज तक।